लेकिन अब मैं और थक गया था। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी आँखों को खुला रखूं, लेकिन पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था। एक हाथ मेरे ऊपर घूम रहा था। कभी वो मेरे चेहरे के पास आता, कभी अर्जुन के पास चला जाता। मैं ये सब बहुत एंजॉय कर रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर और खौफ की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपने आप को दूसरी तरफ करने लगा, लेकिन वो हाथ मुझे बार बार अपने करीब कर रहा था। मैं उठना भी चाह रहा था, लेकिन वो हाथ मुझे उठने नहीं दे रहा था। मेरे अंदर खौफ और डर इतना बढ़ गया कि मैं चीखने लगा। जैसे ही मैं चीखने लगा, वो हाथ मेरे मुंह पर आ गया और शी की आवाज मेरे कान में सुनाई दी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? एक चेहरा मेरे कान के पास आया और बोली, वही जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। जैसे ही वो आवाज मेरे कानों में गई तो मुझे कुछ सुकून हुआ। मैं पहचान चुका था कि वो आवाज किसकी है। वो आवाज बाजी आरफा की थी। मैंने आंखें खोलकर इनकी तरफ देखा और पूछा, आप यहाँ कब आए? आपने तो मुझको डरा दिया था। मुझे लगा कि पता नहीं कौन मेरे साथ लेटा है। बाजी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तब आई थी जब तुम गहरी नींद सो रहे थे। मैंने कहा, लेकिन आप कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था। तो बाजी ने मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो। आज तुमने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जब तुम नहीं आए तो मैं खुद उठकर तुम्हारे कमरे के पास आई और दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा, आप अकेली आई हैं, आलिया नहीं आई? तो बाजी बोली, वो तो कब की सो चुकी है। मैंने कहा, अच्छा, अब आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है? तो बाजी बोली, हाँ, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैंने अपना मुंह बाजी आरफा की तरफ कर लिया और कहा कि आज आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप मेरे कमरे में आ गई? वैसे तो आप बहुत डरती हैं। बाजी बोली, नदीम, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। और ये कहते साथ ही इन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। बाजी बोली, लगता है तुम मुझे भूल गए हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
آپ کے پاس آکے مجھے ایک الگ ہی قسم کا سکون ملتا ہے. ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی جنت میں آ گیا ہوں. جیسے ہی آپ نے ساتھ لگایا تو میری ساری تھکن دور ہو گئی. باجی بہت ہی دھیمے انداز میں بولی، اگر تمہاری تھکن دور ہو گئی ہے تو تم میری تھکن بھی دور کر دو. میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں سے الگ ہی نشہ ٹپک رہا تھا. پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. میں حیران ہوا کہ وہ اس وقت بھی تیار ہو کر مجھ سے ملنے آئی تھیں. ان کی آنکھوں میں لگا کاجل، ان کے ہونٹوں پر لگا لپ گلوز اور ان سے آنے والی خوشبو مجھے پاگل کرنے لگی تھی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں باجی، رحیلہ، گلفام اور راشد کو دیکھ کر آیا تھا. راشد اور گلفام کی بے بسی میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ کیسے ایک تجربہ کار عورت کے سامنے وہ دونوں ڈھیر تھے، لیکن میں بے بس نہیں تھا. میں نے چچی کی دی ہوئی جڑی بوٹیاں کھائی تھیں جس نے مجھ کو ایک الگ ہی قسم کا انسان بنا دیا تھا. باجی نے اپنی نشیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ میری کیسی قسمت ہے کہ مجھے آپ ملے ہو جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو اور میرا اتنا خیال رکھتی ہو. باجی بولی، ندیم، سچ پوچھو، اگر ایک عورت کو اس کا منچاہا مرد مل جائے تو اس عورت کو دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے، اور میرے منچاہے مرد تم ہو. اس کے ساتھ ہی ہم دونوں میں فرینڈ والی ملاقات شروع ہو گئی. اتنی پرسکون ملاقات میں نے زندگی میں پہلے نہیں کی تھی. ملاقات کے دوران ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو سے گئے تھے. پھر میں ملاقات کرتے ہوئے میں نیچے آ گیا. مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ریشم پر چل رہا ہوں. اس کے بعد میں نے چراغ سے ملاقات شروع کر دی اور اس کے سر پہ لگے جھومر سے ملاقات کرنے لگا. میں نے پہلے بھی باجی عارفہ سے کئی ملاقاتیں کی تھیں، لیکن یہ ملاقات اتنی پرسکون تھی مانو جیسے دنیا کے سب سے خوبصورت اور محبت کرنے والے جوڑے آپس میں ملاقات کر رہے ہوں. چراغ سے تقریباً 10 منٹ تک میں ملاقات کرتا رہا. اس کے بعد باجی عارفہ نے لالی پاپ والی ملاقات شروع کی. باجی عارفہ ارجن کے سر کے ساتھ انتہائی مہارت سے ملاقات کر رہی تھیں. کمرے میں 0 کا اورنج کلر کا بلب چل رہا تھا اور اس کی روشنی جیسے ہی باجی عارفہ کے چہرے پر پڑتی تو ان کا چہرہ چمک اٹھتا. پھر جیسے ہی باجی عارفہ اور ارجن کی ملاقات گہرائی میں گئی تو میں 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. باجی عارفہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارجن سے ملاقات کر رہی تھیں اور ملاقات اتنی گہری تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور آنسو نکلنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں لگا کاجل ان کے چہرے پر پھیل رہا تھا. اس کے بعد میں بیڈ سے نیچے اترا.
बाजी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तकरीबन 1 घंटा हमारी मुलाकात चलती रही। इस दौरान मुझे राशिद और गुलफाम पर हंसी भी आ रही थी और मैं सोच रहा था कि इन्हें भी चची की दी हुई जड़ी बूटियां दूं। हो सकता है दोनों में से किसी पर असर हो जाए। अगर किसी एक पर भी असर हो गया तो इसके वारे न्यारे हो जाएंगे। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई तो बाजी अपना सर मेरे बाजों पर रख कर लेट गए और बोली, नदीम, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी सारी थकन उतार दी। वाकई तुम दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो। मैंने हैरान होते हुए कहा, शौहर? बाजी बोली, हाँ शौहर। जब से तुमने मुझे शादी का कहा है मैं तुम्हें अपना शौहर मान चुकी हूँ। तो मैं बाजी की बात सुन के मुस्कुराया। बाजी बोली, नदीम, एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप पूछें, मैं क्यों आपकी बात का बुरा मानूंगा? बाजी बोली, तुम इतनी लंबी मुलाकात कैसे कर लेते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बाजी, क्या हुआ? पहले भी तो मैं इतनी ही लंबी मुलाकात करता था। बाजी बोली, नदीम, पहले तो तुम 30 से 40 मिनट तक मुलाकात करते थे, लेकिन अब तो घंटा घंटा मुलाकात चलती है। मैंने कहा, क्यों बाजी, आपको अच्छा नहीं लगता? बाजी बोली, क्यों अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत पसंद है। बस मुझे इस चीज़ से परेशानी हो रही थी कि कहीं तुम कुछ खाते तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने से नुकसान भी होता है। मैंने कहा, बाजी, आपको मेरी इतनी फिक्र है? बाजी ने अपना बाजू मेरे ऊपर से गुजार कर मुझे साथ लगा लिया। बोली, मुझे तुम्हारी अपनी जान से भी ज़्यादा फिक्र है। मैंने भी इनको साथ लगा लिया और कहा, कुछ नहीं खाता, बस 1 महीना पहले अब्बा ने कुछ जड़ी बूटियाँ दी थीं और इन्होंने कहा था कि ये रोज़ाना 1 चम्मच खा लिया करो, इससे तुम्हारी शादी की तैयारी हो जाएगी। मुझे लगता है जड़ी बूटियाँ खाने से 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ा है। बाजी बोली, नदीम, तुम आ गए। आधा घंटा 40 मिनट मुलाकात करते हो, अब और जड़ी बूटियाँ खाने की क्या ज़रूरत थी? बाजी बोली, नदीम, तुम आगे ही आधा घंटा 40 मिनट मुलाकात करते हो, अब और जड़ी बूटियाँ खाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाजी, आधे घंटे का तो आपको पता है, अब अब्बा को थोड़ी पता है कि मैं आधे घंटे की मुलाकात करता हूँ। तो मेरी बात सुनकर बाजी हंस पड़ी और बोली, नदीम, तुम ठीक कह रहे हो। बाजी बोली, नदीम, बस मुझे मोना की फिक्र होती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है? आप साथ होंगी तो सब कुछ हो जाएगा। बाजी थोड़ा पीछे हुई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ होंगी। मैंने कहा, तो क्या आप अब मेरे साथ नहीं? मैंने कहा, तो क्या आप मेरे साथ नहीं होगी?
बाजी बोली, मैं तुम्हारे साथ तो हूँगी, लेकिन तुम्हारे और मोना के साथ कैसे होंगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाजी वो आप मुझ पर छोड़ दें, और वैसे भी चची पूरे दिनों की हैं। वो मोना और किरण को पूरी तैयारी के साथ भेजेंगी। आपने देखा नहीं कि हमारे खानदान में ये रिवाज बनाया ही इसलिए गया है कि दुल्हा और दुल्हन शादी से 2 महीने पहले एक दूसरे को मिल नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि दूल्हे के घर वाले इसको तैयार करते हैं, जैसे मेरे अब्बा ने मुझे जड़ी बूटियां दी और दुल्हन के घर वाले इसको तैयार करते हैं, जैसे चची मोना और किरण को तैयार कर रही हैं। बाजी बोली, तुम्हें कैसे पता कि चची ने मोना को तैयार किया है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाजी किरण को देखकर सब पता चल जाता है। बाजी मेरी बात सुन के हंसने लगी और बोली, नदीम वाकई तुम बहुत तेज हो। हम ऐसे ही काफी देर तक बातें करते रहे और पता नहीं कब दोनों की आंख लग गई। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।